हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओम्स लॉ। और जो ये वीडियो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो सभी स्टूडेंट्स NTSC की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं या 11th-12th के स्टैंडर्ड हैं या इवन दो गेट नेट बार्क जस्टिफर के स्टूडेंट्स हैं जो हाई लेवल पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनके बेसिक फंडामेंटल्स के लिए ये मेरा वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ के साथ जो टर्मोलॉजी है उन टर्मोलॉजियों को डिस्कस करूँगा, उन्हें कैसे मेजर करते हैं उन्हें भी डिस्कस करूँगा। साथ साथ कुछ ओमिक लॉ की लिमिटेशंस भी डिस्कस करूँगा कि ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं, ओम्स लॉ कब वैलिड है कब वैलिड नहीं रहता, और ओम्स लॉ के क्या एडवांटेज हैं और क्या ओम्स लॉ के डिसएडवांटेज हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा और कुछ एक दो अप्लाइड महत्वपूर्ण प्रॉब्लम पे डिस्कस करूँगा और इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊँगा। तो बेसिकली जो ओम्स लॉ है हम बहुत नीचे के लेवल से ही पढ़ते आए हैं कि अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में एक कर्व प्लॉट करते हैं या हम ये कहें कि हम वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो करंट हमारी इंक्रीज होती है। तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस बेसिकली यहीं से शुरू हो जाता है कि जो हमारी वोल्टेज है उसके इंक्रीज करने से करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि जो करंट है उसके बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता है या वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स जनरली इन दोनों टर्मों के अंतर को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बेसिकली वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं और जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के बढ़ने से जो हमारी करंट इंक्रीज होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है कि जब जैसे जैसे वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज के इंक्रीज से जो है वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स में देखें हम कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर सैंपल के ऊपर हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं तो जो करंट है वो सर्किट का वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ से V के बढ़ाने से I बढ़ता है। तो सवाल ये है कि V जो है उसके बढ़ाने से करंट बढ़ता क्यों है। क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट के माइंड में यही आना चाहिए कि वोल्टेज का सिग्निफिकेंस क्या है। जो वोल्टेज का सिग्निफिकेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वोल्टेज जो है वो मूवमेंट देता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की को पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो एक पर्टिकुलर फोर्स एक्ट कराता है कि उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करें, वो वोल्टेज ही कराता है। क्योंकि जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होता है तो वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स के एप्लीकेशन से एक्सलेट होता है चार्ज पार्टिकल और उससे वो वेलोसिटी एक्वायर करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिससे जो करंट कैरियर हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, जिससे करंट का जो मान है वो बढ़ता जाता है। तो ये हमें क्लियर रहना चाहिए कि वोल्टेज के बढ़ाने से जो है वो करंट बढ़ती है। जब कर्व खींचा जाता है कि V और I के बीच में, अगर हम कर्व ट्रेसिंग करें कि वोल्टेज एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है और वाई एक्सिस पे मैं करंट ले रहा हूँ, साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो वोल्टेज है वो सदा ऑब्जर्व जो किया जाता है MKS यूनिट में उसे वोल्ट में मेजर करते हैं और जो करंट है उसे एम्पियर में। तो ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर को ऑनर देते हुए करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, यूनिट जो होती है करंट की एम्पियर होती है, और वोल्टेज की जो यूनिट है उसे ऑब्जर्व किया जाता है वोल्ट्स में। और वोल्टेज को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशंस भी हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई चार्ज है पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाया जाता है चार्ज Q, और यहाँ पे जो पोटेंशियल अगर हमारा A पॉइंट पे VA है, B पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, तो जो वर्क होगा इस चार्ज Q को A से B तक ले जाने में वो होगा W = Q VB - VA। और VB - VA जो है इसको हम वोल्टेज कह सकते हैं। वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने कहा है। दो चीज़ें ऑलवेज हमें रिमेंबर होनी चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। एक वर्ड्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में जो अंतर होता है उसमें ये है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो पॉइंट्स होते हैं जिन पर पोटेंशियल हमें पता होता है, और उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और अगर हमारा एक रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर हो जहाँ पे पोटेंशियल हमारा इन्फिनिटी पर 0 होता है पोटेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर रखें, तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और एक हमारा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी है जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 होगा, तो तब इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो हमारा फाइनाइट पॉइंट था और जो हमारा एक इन्फिनिटी पे पॉइंट है
उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही फिर पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या अंतर है। यहाँ से हमारी डेफिनेशन आती है V की, पोटेंशियल डिफरेंस की, V = W/Q। और यहाँ से पोटेंशियल को हम डिफाइन कर पाते हैं। W जो है वर्क सदा हम जानते हैं यूनिट जो होती है उसकी जूल होती है। Q की हम जानते हैं कि Q को हम मेजर करते हैं कूलम में। तो यहाँ से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारा V यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, अगर 1 कूलम के चार्ज को कैरी ऑन करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को पर कैरी ऑन करने के लिए अगर हमें अमाउंट ऑफ वर्क 1 जूल अगर खर्च करना पड़ रहा है, तो जो हमारा पोटेंशियल है उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 1 वोल्ट होगी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि अगर 1 कूलम का चार्ज इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाया जाए और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य है वो 1 जूल अगर कार्य होता है, तो जो पोटेंशियल होगा उसका मान 1 वोल्ट होगा। मीन्स इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मान या पोटेंशियल डिफरेंस को ही मैं पोटेंशियल कह रहा हूँ, वो हमारा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मात्रक हम इस तरीक़ा से इसे तय करते हैं। और जो इसका सिग्निफिकेंस है उसे भी जानें कि पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है। मैं करंट का भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस इससे देखा जाता है कि वर्क का जो हमारा मैकेनिक्स में एक एक्सप्रेशंस होता है W = mgh, कि अगर हम किसी बॉडी को पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक ले जाएं और अगर बॉडी B का A के ऊपर जो बॉडी का मास है वो m है और यहाँ इसकी हाइट अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट 0 है, यहाँ पे हाइट h है, तो A से लेके B तक जब हम इस बॉडी को लेके जाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो हमारा होगा mgh। तो ये हमारा एक्सप्रेशंस होगा वर्क का, वर्क = mgh। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशनों को W = VQ जो या हम इसे W = QV कह सकते हैं, अगर इन दोनों की आपस में कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि जो मैकेनिक्स के अंदर मास m काम कर रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी में Q काम कर रहा है। जी हाँ, कांस्टेंट है। जो हाइट है वो काम जो मैकेनिक्स में कर रही थी, मीन्स अगर पॉइंट बॉडी को मास m की को A से B ले जा रहे थे, वहाँ पे हाइट h काम कर रही थी, तो वही काम पोटेंशियल V कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये एनालॉगस फार्मूले होते हैं W = mgh और W = QV। W = QV में मास जो मैकेनिक्स में काम करता है वही काम चार्ज Q करता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो काम हाइट करती है इन द केस ऑफ मैकेनिक्स और वो काम करता है पोटेंशियल। यहाँ पे देखेंगे कि जब हम A से लेके B तक जब हम अर्थ की सरफेस से हाइट h पर किसी बॉडी को ले जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है mgh। उसी तरीक़ा से अगर चार्ज Q को पोटेंशियल डिफरेंस V के अंदर अगर चार्ज Q जाता है तो उसको मूव कराया जाता है, तो वहाँ पे जो वर्क होता है वो Q × V होता है। तो ये एनालॉगस टर्मों का मतलब समझें, इसका सिग्निफिकेंस समझें। यहाँ पे जो बॉडी है वो सदा पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो पोटेंशियल के कारण बॉडी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है। और जितने भी दुनिया के सिस्टम्स होते हैं वो सदा स्टेबलाइज होने का प्रयास कर रहे होते हैं, ये भी याद रखें। उसके अलावा जो ये सिग्निफिकेंस मैंने डिस्कस किया वोल्टेज का और मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे कंपैरिजन भी की है, साथ साथ ये भी याद रखें कि जो मास है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, और अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे मास m0 रखती है तो उसका जो मास है वो मूवेबल मास जो होता है वो होता है हमारा m = m0/√1 - v²/c²। यहाँ पे m0 रेस्ट मास है बॉडी का, v जो है वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी v से वो मास कैरी ऑन किया जाता है। तो ये हमारा डायनेमिकल मास है, ये रेस्ट मास है। चार्ज अगर Q है तो वो सदा Q ही रहेगा, अगर उसे वेलोसिटी v से भी चलाया जाता है तब भी उसकी जो चार्ज की स्ट्रेंथ है, चार्ज की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। तो चार्ज जो होता है वो ऑलवेज किसी प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस से पहले और बाद में सदा कंजर्व रहता है, और चार्ज जो है वो सदा चेंज नहीं होता वेलोसिटी के हिसाब से, जबकि मास यहाँ पे वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे मैं एनालॉगस कंपैरिजन कर रहा था मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में। साथ साथ वोल्टेज को भी डिफाइन किया मैंने कि वोल्टेज यहाँ क्या होता है। वोल्टेज जो है वो बताया कि वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉनों को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलाता है, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होता है तो वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मोशन में करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तब हमारी करंट फ्लो होती है। अब करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमें I डिफाइन करनी है, चार्ज Q है और चार्ज Q फ्लो करता है
टाइम टी के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के हमने कंसीडर किया कि एक हमारा सपोज किया वायर है और वायर का एक पॉइंट हमने यहाँ स्पेसिफिक ऑब्जर्व कर लिया, पॉइंट ले लिया ए। अगर यहाँ से चार्ज क्यू फ्लो कर गया है इस पॉइंट से टाइम टी के अंदर, तो यहाँ से जो करंट पास होगी उसकी वैल्यू आई की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्यू अपॉन टी होगी। क्यू को जो ऑब्जर्व करते हैं हम वो करते हैं, क्यू को मेजर करते हैं कूलाम में और टी को मेजर करते हैं हम कूलाम। हम सब जानते हैं कि जो चार्ज का मात्रक होता है वो हमारा कूलाम होता है और करंट का जो है वो एम्पियर होता है। वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो वोल्ट्स होता है। तो कूलाम अपॉन टी को अगर 1 सेकेंड ले लें तो ये हमारा 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड जो होगा वो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो जाएगी। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी और आई को हम 1 एम्पियर कहेंगे। कब कहेंगे? जब 1 सेकेंड में चार्ज हमारा 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। तो ये डेफिनेशन है कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलाम इज फ्लो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शंस इन 1 सेकेंड देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी 1 एम्पियर। तो ये एम्पियर की डेफिनेशन है। एम्पियर जो है जो ए से नोट किया जाता है और जब भी हम किसी सर्किट के अंदर अगर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो अमीटर सदा सर्किट के जब भी ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे करंट को नापने के लिए, सपोज किया ये हमारी बैटरी है और यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, तो करंट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे किसी सर्किट का, यहाँ पे वोल्टेज ये V ले लें, ये बैटरी का वोल्टेज V है, करंट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगी और ये रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो करंट है उसको जो ऑब्जर्व हम करते हैं वो अमीटर से ऑब्जर्व करते हैं और सदा जो अमीटर होता है वो किसी सर्किट के सीरीज में अप्लाई होता है। अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वोल्टेज जो सदा जिसके भी अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना, उसके पैरेलल अप्लाई करते हैं। तो दो चीज़ें ये सदा याद रखें कि करंट का ऑब्जर्वेशन सदा अमीटर को सीरीज में अप्लाई करके किया जाता है और वोल्टेज को जहाँ पे भी हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे पैरेलल में हम उसे अप्लाई करते हैं। दो चीज़ें याद रखें, करंट जो है वो सदा जो करंट की यूनिट है वो एम्पियर होती है, चार्ज की कूलाम होती है और जो हमारा वोल्टेज की है वो वोल्ट होती है। उसके अलावा इनके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, इस रिजल्ट को ऑलवेज रिमेंबर रखें और इस एक्सप्रेशंस को W बराबर क्यू वी को ऑलवेज रिमेंबर रखें। इस पे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहते हैं। इनके सिग्निफिकेंस को भी याद रखें कि इलेक्ट्रिसिटी के और मैकेनिक्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो जो चार्ज काम करता है इलेक्ट्रिसिटी में वो मास काम करता है मैकेनिक्स के अंदर, और जो हाइट काम करती है जब कोई मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, जो हाइट h काम करती है वो काम पोटेंशियल करता है। हाइट के कारण जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, तो उसी तरीक़ा से पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण जो है वो वर्क होता है, या पोटेंशियल वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है और उसके कारण फिर काइनेटिक एनर्जी जब चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑलवेज रिमेंबर रखनी है। उसके साथ साथ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये है कि मास जो है वो वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता है और जो चार्ज है वो वेलोसिटी के हिसाब से, जो वेलोसिटी जिस समय पे चार्ज पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलता है तो चार्ज की वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंजर्व क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो क्वांटिटी किसी केस के अंदर, किसी प्रक्रिया में, किसी प्रोसेस के अंदर अगर बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस अगर वैल्यू सेम रहती है तो उनको हम कहते हैं कि कंजर्व है वो क्वांटिटी। और इनवेरिएंट क्वांटिटी वो होती हैं जो वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करती बल्कि उनकी वैल्यू वेलोसिटी से अनअफेक्टेड रहती है। तो चार्ज जो होता है वो हमारा कंजर्व भी रहता है और इनवेरिएंट भी रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था। अब हमारा जो ओम्स लॉ है, क्योंकि मैंने जो V और I है, I और V के बारे में बहुत सारी बातें अभी आपके सामने डिस्कस की और बताया कि इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अब मैं बताना चाहूँगा कि ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है और क्या इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये कहता है कि अगर हमारा वोल्टेज I जो रहता है वो प्रोपोर्शनल टू V होता है। मींस अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारी करंट इंक्रीज होती है, ना कि इसका वाइस वर्सा। करंट के बढ़ाने से वोल्टेज को नहीं बढ़ाते बल्कि हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे चेंज होता है तो करंट हमारी बढ़ती जाती है। ये हमारा लॉ कहता है। और जब हम इसको लिख पाते हैं तो इसको I बराबर V अपॉन R इसे लिखते हैं। तो जो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू को 1 अपॉन R ले लिया गया है। तो I बराबर जो रिलेशन है V अपॉन R, या हम इसे लिख पाएंगे R इजकल टू V अपॉन I। ये स्टेटमेंट है इसका
कि अगर V और I के बीच में हम कर्व प्लॉट करें और देखें कि वोल्टेज को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग करंट भी बढ़ती चली जाती है। तो वोल्टेज के बढ़ाने से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसी तरीक़ा से जो करंट है वो इंक्रीज होती है। तो ये सर्किट का अगर हम कर्व खींचना चाहें किसी अच्छे कंडक्टर के लिए तो यहाँ पे वोल्टेज ले लें और इधर करंट लें। तो इस तरीक़ा से हम इसे कर्व को बता सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज सपोज किया 1 वोल्ट है, इधर वोल्टेज वो 1 से 2 वोल्ट हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग करंट अगर यहाँ पर 1 एम्पियर है, करंट यहाँ पर इस पॉइंट पे 2 एम्पियर होगी, फिर करंट यहाँ 3 एम्पियर होगी। अगर हम इस कर्व को इस तरीक़ा से ट्रेस कर दें, स्ट्रेट लाइन कर्व, तो यहाँ देखेंगे कि जो हमारा इन पॉइंटों को मिला दें आपस में, तो यहाँ से देखेंगे कि सर्किट जो है वो ओम्स लॉ का पालन कर रहा है। देखें किस तरीक़ा से हम इसे कह पाएंगे। इस तरीक़ा से इसे कह सकते हैं कि यहाँ 1 वोल्ट था वोल्टेज, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है। इधर करंट जो है 1 एम्पियर है, इधर करंट 2 एम्पियर है, इधर करंट 3 एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, A B C ये 3 पॉइंट हमने लिए, तो किस तरीक़ा से हम इसे कह पाएंगे कि रेजिस्टेंस A पे हमें कैलकुलेट करना है तो RA = VA अपॉन IA से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज हमारा है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे 1 वोल्ट लिख दें। यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट देखें 1 एम्पियर, तो ये हमारा 1/1 मीन्स 1 ओम हो गया। अगर हम इस पॉइंट पे जाते हैं B पॉइंट पे, तो सिमिलरली RB पे जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो RB हमारा हो जाएगा VB अपॉन IB। पॉइंट B के ऊपर वोल्टेज और पॉइंट B के ऊपर करंट ले लें, तो ये वैल्यू होगी हमारी 2/2 मीन्स 1 ओम। सिमिलरली अगर 3 इस पॉइंट पे जाते हैं, तीसरा कर्व अगर हम देखें तो RC हमारा जो होगा वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे VC अपॉन IC = 3/3 = 1 ओम। तो क्या हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो तीनों केसेज के अंदर वो सेम आ रहा है। तो ये जो हमने कर्व खींचा V और I के लिए या जिस भी सर्किट के लिए ये वोल्टेज और करंट कर्व है वो हमारा ओमिक सर्किट होगा, मीन्स ये ओम्स लॉ का पालन कर रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट करता है, सपोज किया हमारा कर्व इस टाइप से आ जाता है या हमारा इस टाइप से कर्व आ जाता है, तो ये अगर हमारे ये 1 कर्व पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, और इसको अगर हम थर्ड कर्व लें, सेकंड कर्व और थर्ड कर्व, तो क्या देखेंगे कि इनमें वोल्टेज और करंट जो है वो लीनियर वेरी नहीं कर रहे हैं। वोल्टेज के लीनियर चेंज से करंट जो है वो लीनियर चेंज नहीं हो रही है, तो ये सर्किट जो है वो हमारे नॉन ओमिक सर्किट कहलाएंगे। मीन्स यहाँ ओम्स लॉ का पालन ये दोनों कर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल यही जो डायग्राम है वो ओम्स लॉ का पालन कर रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा ओम्स लॉ का पालन कौन करता है, ओम्स लॉ का पालन कौन नहीं करता। तो वोल्टेज और करंट जब तक लीनियर वेरी करते हैं, वोल्टेज के बढ़ाने से करंट लीनियरली चेंज होती है, जिस प्रोपोर्शनल में हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शनल में अगर करंट बढ़ती है तो ऐसे सर्किट हमारे ओमिक सर्किट कहलाते हैं। और अगर वोल्टेज के बढ़ने से करंट लीनियरली चेंज नहीं होती तब ऐसे सर्किट हमारे नॉन ओमिक सर्किट कहलाते हैं। तो 2 तरीक़ा के सर्किट्स होते हैं, ओम्स लॉ का जो पालन करते हैं उनको हम कहते हैं ओमिक सर्किट, और जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते उनको हम कह रहे होते हैं नॉन ओमिक सर्किट। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। तो ये R बराबर रेजिस्टेंस को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला सदा ओम्स लॉ ही हमारे पास एक मात्र विपन ऐसा है जिससे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाते हैं। अदरवाइज कोई दुनिया का और अलग मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम रेजिस्टेंस बता पाएँ। जैसे चाहे वो सर्किट ओमिक हो या नॉन ओमिक हो, उन दोनों सर्किटों के अंदर क्या होगा कि जब भी हमें रेजिस्टेंस बताना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नॉन ओमिक सर्किट के अंदर वो चेंज होगा, पूरी पॉइंट से पॉइंट पे वेरी करता है। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस इस 2 कर्व के लिए हम देखें, यहाँ रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, इस पॉइंट पे कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज आएंगे। तो चेंज का मतलब जो होगा वो ये मतलब होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो ऐसे सर्किट जिनमें रेजिस्टेंस पूरा डिफरेंट वोल्टेजों के ऊपर अलग अलग रहता है वो हमारे सर्किट जो है वो नॉन ओमिक सर्किट कहलाते हैं। तो ओमिक सर्किट कौन कौन से होते हैं? जो हमारे सेल्स होती हैं, जनरली जो सेल्स लगी होती हैं वो सदा ओमिक सर्किट की तरह बिहेव करती हैं। उसके साथ साथ जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स, उनके अंदर यही फिनोमिना देखा जाता है। मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो भी ओमिक सर्किट को फॉलो करते हैं। मीन्स वी और आई जो रिजल्ट है, वी और आई कर्व उनका स्ट्रेट लाइन आता है। नॉन ओमिक में ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं हमारे वो नॉन ओमिक सर्किट होते हैं, इनमें वोल्टेज और करंट जो है वो लीनियर नहीं रहता, तो नॉन ओमिक सर्किट का एग्जाम्पल है। जो डायोड्स हैं वो भी हमारे नॉन ओमिक सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। तो
तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो ट्रांजिस्टर और डायोड्स वगैरह ये सब नॉन ओमिक सर्किट में आते हैं। तो ये हमारा महत्वपूर्ण रिजल्ट है ओम्स लॉ के बारे में। तो बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल इन्फॉर्मेशंस मैं प्रोवाइड कर रहा था आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप 4-5-6 चीज़ें जो इस वीडियो से आपको सीखनी है वो ये है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होती है, वोल्टेज को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में करते हैं, उसके अलावा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वोल्टेज का, फिजिकल सिग्निफिकेंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिसिटी की आपस में कंपेरिजन करते हैं तो क्यू और एम एनालॉगस होते हैं। उसके अलावा कंजर्व और बाकी जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं मैंने बताया कि एक क्वांटिटी हमारी कंजर्व होती है, और कंजर्व क्वांटिटी में चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट भी होती है। इनवेरिएंट क्वांटिटी जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करती, कि अगर चार्ज हमारा क्यू है तो वो वेलोसिटी वी से भी अगर चलाया जाता है तो चार्ज जो है वो सेम रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत फंडामेंटल लेक्चर्स में इस पे डिस्कस कर रहा था, और साथ साथ ओम्स लॉ को डिस्कस कर रहा था। ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के बारे में आइडिया दे रहा था, और सर्किट डायग्राम से बता रहा था कि कौन सा हमारा ओमिक सर्किट होगा, कौन नॉन ओमिक सर्किट होगा, और कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा था कि ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सदा ओम्स लॉ का यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस को जो बताया जा सकता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है, वो ओम्स में मेजर किया जाता है, और ये ऑनर दिया गया है जॉर्ज ओम को, जो इन्होंने 1827 में ये ओम्स लॉ खोजा था, जर्मन साइंटिस्ट थे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो निश्चित तौर से आपके कंसेप्टों को इनरिच करेगी और सभी कंपटीशंस के स्टूडेंटों को निश्चित तौर से बेनिफिट देगी। इस आशा के साथ कुछ और आगे फंडामेंटल वीडियोज़ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट अप्लाइड प्रॉब्लम्स मैं आगे वीडियो में दूंगा। तो आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे शालीनता के साथ कमेंट में मार्क करें, मैं उसका सॉल्यूशन और उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर दूंगा। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।